हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ श्री एकेडमी। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो है एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्पेशली जो है टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो गाइस, उसके लिए क्या है, क्योंकि जो हम एस्टेट का एग्जाम देते हैं तो हमें लगता है कि ये क्वालिफाई एग्जाम है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं या जो लिटरेचर का पोर्शन आता है वो जो है हम छोड़ भी दे तो काम चल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये काम नहीं चलता गाइस। क्योंकि हर तरह का जो पीजीटी लेवल पे जिस तरह की भी सब्जेक्ट पूछा जाता है, चाहे वो साइकोलॉजी हो आपकी, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका जो है इंग्लिश हो या फिर जो है सब्जेक्टिव इंग्लिश हो, उसके अंदर जो लिटरेचर वगैरह है उसमें अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे लेवल की ग्रामर भी पूछी जाती है। तो ग्रामर शायद आपको आती होगी, लेकिन आज जो मैं बात करने आई हूँ वो आपकी लिटरेचर के पोर्शन से रिलेटेड है। तो गाइस, स्पेशली मेरा जो फोकस है आज के जो वीडियो के अंदर वो किस चीज पे है, तो आप वो देखिए कि हमारा जो आप प्रीवियस पेपर देखिए, क्योंकि हम उनसे ये अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारे एग्जाम का लेवल क्या है। तो गाइस, अगर हम ये देखें कि जो हमारा इंग्लिश का पेपर हुआ था 2018 में, तो हुआ नहीं था, तो 18 का जो एग्जाम हुआ था वो जो 5 जैन को जो है 2019 के अंदर हुआ था। तो अब 19 की पेपर की बात की जाए तो 2 जनवरी 19 के अंदर 2 एग्जाम हो चुके हैं। एक आपका जनवरी में हुआ था जो कि 18 में नहीं हुआ था, और जो है एक नवंबर में हुआ था 2019 के अंदर। तो अगर हम इन एग्जाम की बात देखें गाइस, तो हमें ये ज्यादा समझ में आ जाएगा कि हमारे जो एग्जाम है उसका लेवल क्या हो गया है। तो जो जैसा कि अब आप देखो कि 2020 के अंदर कोई एग्जाम नहीं हुआ है स्टेट का, और अब जो है जनवरी में होगा तो ये 2021 के अंदर होगा, लेकिन इसको माने किस में जाएगा, 20 के अंदर जाएगा। ऐसे ही जनवरी के अंदर जो 5 जनवरी 2019 में हुआ था वो हम जो है नॉर्मली 2018 का मानते हैं, क्योंकि ये हर साल एक बार होता है। तो गाइस, आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इन दोनों एग्जाम का, इन दोनों पेपर का एनालिसिस करते हो तो आपको जो है आपके इंग्लिश के लिटरेचर की और जो इंग्लिश का जो पोर्शन है सब्जेक्टिव है, जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, उसकी डेप्थ का पता चल जाएगा। तो आपको देखा होगा 19 के अंदर स्पेशली अगर मैं बात करूं तो जो है 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके अंदर जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए थे कि ओपनिंग लाइन है किसी बुक की, ओपनिंग लाइन या जो है कोई फेमस लाइन है, तो इस तरह के क्वेश्चन थे। ओपनिंग लाइन या फेमस लाइन है किसी राइटर के, इंपॉर्टेंट राइटर के द्वारा या इंपॉर्टेंट पोइट के द्वारा। तो गाइस, ये इस तरह के क्वेश्चन जो है नॉर्मली नहीं मिलते हैं हमें, लेकिन जैसे हमने अगर नेट की प्रिपरेशन की हुई है तो वहाँ हमें ये सब चीजें मिल जाती हैं इजीली, वहाँ हम प्रिपेयर भी करते हैं इन चीजों को। तो इस तरह के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हुए थे। 19 में भी ऐसा एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो गाइस, टीजीटी में और पीजीटी में अब जो है ट्रेंड हो गया है, क्योंकि हर साल जो है कंपटीशन बहुत बढ़ता है, तो एग्जाम का लेवल जो है अगर हम बात करें जैसे 16 से लेके बात करते हैं हम, 16 से लेके और 19 तक जो लेवल है वो है हर बार बढ़ रहा है। तो अब की बार भी ये, क्योंकि हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि भाई पीछे क्या था और जो है वो इजी था तो हम सिर्फ इजी की प्रिपरेशन करें। तो आपका जो आज का ये वीडियो है ये 3 से 4 क्वेश्चन जो है सोल्व करने में आपकी हेल्प करेगा गाइस। एग्जाम में बैठ के 3-4 क्वेश्चन जो है छोड़ना या फिर हमें अगर वो मिल जाते हैं तो वो हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट है और वो हमारा एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्लियर करवा सकता है। तो आप एक इस वीडियो से अपने 3 से 4 क्वेश्चन जो है आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट ओपनिंग लाइन है या फेमस लाइन है जो इम्पोर्टेंट राइटर की, वो लेके आई हूँ। तो आप जो है इस वीडियो को करेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। अब जो हमारा टॉपिक है या फिर जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं उनको रीड करते हैं। गाइस, इसके अंदर जो है जैसे हमारा टॉपिक है तो इसके अंदर जो है कोई समझाने का तो कुछ नहीं है, आपको ये पढ़नी खाली रीड करनी है। और एक ये नहीं है कि इनको आप क्रैम करने बैठे, एक आपको ये ध्यान रखना मतलब क्रैम नहीं करना, ये याद नहीं करनी, लेकिन आपने पढ़ रखी है तो ये आप जो है एक बार देखते ही एग्जाम में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो है इस राइटर की है। क्योंकि देखो गाइस, आप थोड़ा सा खुद समझिए कि इंपॉर्टेंट लाइन या इस तरह की लाइन वो इंपॉर्टेंट क्यों होती है। यानी किसी राइटर की कोई बुक है और उसकी जो है 2 लाइनें या 3 लाइनें इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो क्यों होती है? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि जो राइटर का स्टाइल होता है या जो उस नॉवल के अंदर थीम होता है वो 2-3 लाइनों से बिल्कुल क्लियर होता है।
तो आप जो है जब ये 2-3 लाइनें पढ़ेंगे, एक बार अच्छे से रिलैक्स करके आप इन 3-4 जो भी लाइनें हैं, 1-2 जो भी लाइनें आ रही इंपॉर्टेंट लाइनें, उनको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये राइटर इस तरह की जो है थ्योरी पे लिखता है, इस तरह की इसकी जो है मतलब की मेंटालिटी है लिखने की, और इसका जो बुक है, एक पर्टिकुलर बुक है, उसके अंदर थीम क्या है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। हमारी जो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कह रहा है आई एम अ सिक मैन, आई एम अ स्पाइटफुल मैन। ये जो है आई एम अ सिक मैन, आई एम अ स्पाइटफुल मैन, ये जो है फ्योदोर दोस्तोयेवस्की, ये जो है राइटर का नाम है गाइस, और नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड ये इसकी बुक का नाम है। तो ये जो लाइन है आई एम अ सिक मैन, आई एम अ स्पाइट मैन, ये जो है फ्योदोर दोस्तोयेवस्की के द्वारा लिखी हुई नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड उस बुक से लिया गया है। तो उसकी ये फेमस लाइन है, तो आपको खाली रीड करना है। इनको छोड़ दीजिए क्योंकि ये इस तरह से बताया गया, इसने ट्रांसलेट किया है इस तरह से, तो आप इस बात को छोड़ सकते हो जो ब्रैकेट में डाली हुई है। नेक्स्ट है वेयर नाउ, हु नाउ, व्हेन नाउ। ये जो है सैमुअल बेकेट ने लिखा है, और ये सैमुअल बेकेट राइटर का नाम है, और द अननेमेबल ये जो है गाइस इसका जो है मतलब कि बुक का नाम है। तो उसने इन लाइनों को यूज किया है गाइस। 2019 के अंदर ही एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसमें ये पूछा हुआ है कि जो राइटर दिए हुए हैं उनमें से जो है एब्सर्ड थिएटर से रिलेटेड कौन सा राइटर है। तो वहाँ पे मुझे ऑप्शन तो ध्यान नहीं है कौन कौन से हैं, लेकिन वहाँ पे सैमुअल बेकेट का नाम है। तो सैमुअल बेकेट जो है वो किससे रिलेटेड है, वो एब्सर्ड थिएटर से रिलेटेड है। तो आप ये देखिए एब्सर्ड थिएटर, आप वैसे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। और अगर आप और उसकी डिटेल जानना चाहते हैं कौन कौन से एब्सर्ड थिएटर से रिलेटेड और दूसरे राइटर से तो है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इस तरह के टॉपिक जो आपके लिए और लेके आऊंगी जो आपके एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ जो है जैसे मैं लिटरेचर की अगर टीजीटी और पीजीटी के 10-15 वीडियो बनाऊं तो उससे भी आपका लिटरेचर अच्छे से आप अच्छे मार्क्स से क्लियर कर जाएंगे, क्योंकि ग्रामर शायद आपको आती होगी क्योंकि अगर आप पीजीटी के स्टूडेंट हैं तो आपको ग्रामर वगैरह आती होगी, लेकिन लिटरेचर में हम कई बार हमसे मिस्टेक हो जाती है या हम उस लेवल का नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं जो ये लेके आऊंगा, अगर आप कहेंगे तो मैं जरूर आपके लिए डिफरेंट टॉपिक पे बनाऊंगी। तो उससे आपको जो है क्या है कि ये जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं गाइस लिटरेचर के, तो वो आप इजीली सोल्व कर जाएंगे। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे आप यहाँ पे वेयर नाउ, हाउ नाउ, तो ना तो थीम को समझना गाइस, ये आपके लिए नहीं है, खाली आपको वर्डिंग है। तो सैमुअल बेकेट एब्सर्ड थिएटर से रिलेटेड है तो ये, और दूसरा जो है ये किससे है कि अननेमेबल जो इनकी बुक है उसकी ये जो है ओपनिंग लाइन या फेमस लाइन है। तो आगे चलते हैं वंस, और जैसे इसका थीम देखो वेयर नाउ, हु नाउ, व्हेन नाउ, यहाँ पे कुछ पता ही नहीं है कि अब यह कहाँ, अब कौन, और जो है कब, ये इस तरह के, यानी कि एब्सर्ड थिएटर से रिलेटेड वो लोग थे, वो राइटर थे, मतलब जिन्होंने मीनिंगलेसनेस के ऊपर लिखा है। तो आई थिंक इसके वर्ड से भी क्लियर है कि इसका नेचर कैसा है। थर्ड जो आपकी है, वंस एन एग्रीमेंट ड्रैग्ड हिज फादर along the ground through his own orchard, stopped, cried the groaning old man at last, stop, I did not drag my father beyond this tree। गर्टवर्ड स्टेन ने लिखा है गाइस ये द मेकिंग ऑफ अमेरिकन्स। तो गर्टवर्ड स्टेन जो है ये राइटर का नाम है, द मेकिंग ऑफ अमेरिकन्स ये जो है आपके मतलब कि उनकी बुक का नाम है। तो ये आपको लाइन ही पढ़ के मतलब ध्यान रखनी है, कोई क्रैमिंग वगैरह नहीं करनी है। तो ये इस तरह की लाइनें जो है इस बुक में है, इनकी फेमस लाइन है, तो उससे उसके पूरी बुक का जो है थीम क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है इन ए सेंस आई एम जैकब हॉर्नर, जॉन बार्थ द एंड ऑफ द रोड। तो ये जॉन बार्थ जो है ये राइटर है और इनकी बुक है द एंड ऑफ द रोड। ये जो है 1950 लिखा हुआ है, ये पब्लिश हुई थी इस मतलब ईयर के अंदर। तो ये पब्लिशिंग की डेट है गाइस, आप याद करना चाहे याद कर लीजिए, लेकिन स्टेट में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जिसमें बुक की वो जो है उसकी डेट, वो पब्लिशिंग डेट वगैरह पूछी जाए, लेकिन कल को पूछ भी सकते हैं, तो इसलिए मैंने साथ में लिखी है, अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हो। नेक्स्ट है इट वॉज लाइक सो बट वॉजंट। ये जो है क्या है, ये रिचर्ड पावर ने गैलेटिया जो इनकी बुक है उसके अंदर लिखा है। मनी, नेक्स्ट जो है मनी इन अ वॉइस दैट रिजल्टेड, ये जो है विलियम गैडिस राइटर है और जीआर इनकी जो है बुक का नाम है। कई बार आपको ऐसे ऐसे बुक के नाम मिलेंगे गाइस जो आप सोच भी नहीं सकते कि ये भी बुक का नाम हो सकता है। जैसे नेक्स्ट है सेवंथ, मिसिस डोलवे सेड शी वुड बाय द फ्लावर्स हिमसेल्फ।
ये जो है वर्जीनिया वुल्फ जो है राइटर है गाइस, और मिसिस डोलवे जो है इनकी बुक का नाम है। तो आप ये मत समझिए कि मिसिस डोलवे जो है कैरेक्टर का नाम है, कैरेक्टर तो है ही, वो लीडिंग कैरेक्टर है उस बुक के अंदर, लेकिन बुक का नाम भी जो है मिसिस डोलवे है। और जो है गाइस वर्जीनिया वुल्फ के बारे में एक मैं बात आपको बता दूं, जैसे जो सैमुअल बेकेट थे वो एब्सर्ड थिएटर से रिलेटेड थे, ऐसे ही वर्जीनिया वुल्फ जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है इन्होंने स्टाइल अपनाया था अपनी राइटिंग के अंदर। तो ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से भी जुड़ी हुई है, यानी इनका जो राइटिंग स्टाइल था वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को जो है प्रमोट करता था वो, या इन्होंने हद से ज्यादा यूज किया था इस चीज को। आगे ऑल दिस हैपन, यानी लगभग हर इनका जो बुक है, जो नॉवल है, उसके अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज किया हुआ है। तो गाइस अगर आपको ये नहीं पता कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और तो मैं इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है कि ये चीजें क्या होती है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आई थिंक ये नवंबर के एग्जाम में पूछा हुआ है, स्टेट इंग्लिश जो 2019 के अंदर नवंबर में हुआ था उसमें पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सी बुक जो है किससे रिलेटेड है। तो उसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये इस तरह की टर्मिनोलॉजी क्या होती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं। ऑल दिस हैपेंड मोर और लेस, ये कर्ट वेनगेट ने स्लॉटर हाउस 5 ये बुक का नाम है, इसमें इन्होंने इस लाइन को की ये फेमस है, और ये जो है राइटर का नाम है। दे शोड द वाइट गर्ल फर्स्ट, ये टोनी मॉरिसन, ये जो है गाइस अफ्रीकन अमेरिकन राइटर है, यानी ऐसे राइटर जो अफ्रीका के हैं, बेसिकली अफ्रीका से हैं लेकिन वो रहते हैं अमेरिका में हैं, उस टोनी मॉरिसन, और इनकी डेथ जो है 2018 के अंदर ही हुई है, और पैराडाइज इनकी बुक का नाम है। तो पैराडाइज के अंदर इन्होंने ये लाइन यूज की है। और जैसा आपको मैंने बोला टोनी मॉरिसन का नाम जो है अफ्रीकन अमेरिकन राइटर है, तो इन्होंने जो है जो श्वेत और अश्वेत है उसके ऊपर ज्यादा लिखा है। तो यहाँ पे देखो लाइन दे शोड द वाइट गर्ल फर्स्ट, तो ये थोड़ा सा उनके सेंस में है कि उन्होंने व्हाइट गर्ल को मार दिया, यानी इनके अंदर जो है हमेशा श्वेत और अश्वेत की लड़ाई, इस तरह के जो इनके थीम होते हैं। नेक्स्ट है फॉर अ लॉन्ग टाइम आई वेंट टू बेड अर्ली, ये मार्शल प्राउस्ट इनका स्वांस वे ये बुक का नाम है, और ये राइटर का नाम है, उसके अंदर ये लाइन है। नेक्स्ट है गाइस कॉल मी स्मेल, 11 है कॉल मी स्मेल, हरमन मेलीविली, ये भी अमेरिकन राइटर है गाइस, और इनका जो नाम है, जो बुक का नाम है, इनके नॉवल का नाम है वो मोबी डिक है। और इनका जो मोबी डिक का जो, अगर मैं ये कहूँ कि कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसके अंदर कि भाई मोबी डिक जो है वो उसका सबटाइटल क्या है, तो मोबी डिक द व्हेल ये जो है इसका सबटाइटल है। तो हरमन मेलीविली जो है अमेरिकन राइटर है, और मोबी डिक जो है इनके नॉवल का नाम है, द व्हेल जो है ये जो है इनका सबटाइटल है, मतलब पूरा नाम ऐसे लिखते हैं मोबी डिक द व्हेल, और कई बार इसका सबटाइटल भी पूछा हुआ एग्जाम में। नेक्स्ट है इट इज अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ ए गुड फॉर्च्यून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ, जेन एस्टन, प्राइड एंड प्रेजुडाइस। जेन एस्टन जो है आपकी जो है रोमांटिक ईरा के अंदर जो है एक राइटर हुई है, लेडी है ये, और इन्होंने प्राइड एंड प्रेजुडाइस जो है इनका नॉवल है, तो उसकी ये इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस। इनका जो थीम रहता है, जेन एस्टन का जो थीम रहता है वो लव और मैरिज के ऊपर है, लव और मैरिज के ऊपर है, यानी और ये इंपॉर्टेंस किसको देती है, ये लव की बजाय मैरिज को इंपॉर्टेंस देती है। इनका ये मानना था कि भाई लव से ज्यादा मैरिज इंपॉर्टेंट है, यानी कि सोसाइटी के जो रूल रेगुलेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जेन एस्टन के बारे में एक बात बोली जाती है कि ये जो है रोमांटिक ईरा के अंदर अनरोमांटिक जो है राइटर थी, यानी कि रोमांटिक ईरा तो रोमांटिक था लेकिन ये जो है अनरोमांटिक थी, यानी ये लव की तरफ ज्यादा नहीं थी, ये मैरिज रूल रेगुलेशन सोसाइटी के नियम इनकी तरफ ज्यादा थी। और इनके जो नॉवल है उनके अंदर भी ऐसा ही है, प्राइड एंड प्रेजुडाइस। प्राइड यहाँ पे जो है गाइस जो हीरो है उसको रिप्रेजेंट करता है, यानी उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजुडाइस जो है वो हीरोइन की जो क्वालिटी है उसको रिप्रेजेंट करती है। आगे है अ स्क्रीमिंग कम्स अक्रॉस द स्काई, ये थॉमस पिंचेन जो है ग्रेविटी रेनबो, ये जो इनके बुक का नाम है, और थॉमस पिंचेन जो है ये जो है इनके राइटर का नाम है। तो गाइस ये भी इंपॉर्टेंट राइटर है, ये अपने जैसे डैडिज्म इस टाइप के जो है स्कूल से ये जुड़े हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो इनकी डिटेल या इनके बारे में कुछ और जानना तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे।
नेक्स्ट है लोलिता, लाइट ऑफ माय लाइफ, फायर ऑफ माय लॉइंस। ये व्लादिमीर नोबोकोव, गाइस ये रशियन राइटर हैं और लोलिता इनकी जो है बुक का नाम है। तो ये जो है आप जैसे लोलिता उसमें जो कैरेक्टर है लड़की है उसका भी नाम है, और जो इनकी बुक में वो जो है मतलब नॉवल का नाम भी है, और उसमें जो लीडिंग कैरेक्टर है लड़की है 16 साल की लोलिता उसका है। और व्लादिमीर नोबोकोव जो एक रशियन राइटर है। तो आप ये देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग जो है वर्ल्ड लिटरेचर को भी इंक्लूड कर लिया जाता है क्योंकि ये बड़ी फेमस है। इसके अंदर थोड़ी सी मैं इसका थीम जैसे देख, लाइट ऑफ माई लाइफ, फायर ऑफ माई लॉइंस। इसके अंदर एक प्रोफेसर है और एक मतलब 16 साल की तो नहीं कहेंगे, 16 से कम लगा लीजिए, 10 से 12-15 साल की लड़की है और वो उसके के साथ वो रिलेशन बनाता है। तो इस टाइप की स्टोरी है, इसलिए उसने बोला लाइट ऑफ माई लाइफ, फायर ऑफ माई लॉइंस। नेक्स्ट है हैप्पी फैमिलीज आर ऑल अलाइक, एवरी अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन इट्स ओन वे। तो गाइस ये लियो टॉल्स्टॉय है, एना करीना ये इनकी बुक का नाम है, और एना जो है इसके अंदर जो है वो हीरोइन का नाम भी है। तो लियो टॉल्स्टॉय जो है राइटर का नाम है, और ये फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड है, जिसको हम ये कहते हैं कि फैमिली मूवी सुनी होंगी आपने, तो फैमिली बैकग्राउंड से जैसे आपने राष्ट्रीय प्रोडक्शन की मूवी देखी होंगी जिसको हम ये कहते हैं जैसे फैमिली से रिलेटेड है, मतलब इनके अंदर इश्यूज। ऐसे ही जेन ऑस्टन के जो इश्यूज हैं उसके अंदर भी फैमिली इश्यूज को दिखाया है। जैसे हम आपके कौन आपने मूवी देखी होगी, तो जेन ऑस्टन के थीम इस टाइप के होते थे, जैसे राशि प्रोडक्शन की हम आपके कौन है या हम साथ साथ हैं, ये जो फिल्में थी ऐसा ही थीम जेन ऑस्टन की जो नॉवल था उनके अंदर था। मतलब वो लव को ज्यादा नहीं, फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी। इसमें भी जो है फैमिली की हैप्पी और अनहैप्पी की स्टोरी बताई गई है, और ये लियो टॉल्स्टॉय की एना कैरेना के अंदर है। नेक्स्ट है इट वॉज अ ब्राइट कोल्ड डे इन अप्रैल एंड द क्लॉक वाज स्ट्राइकिंग 13। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है राइटर है जॉर्ज ऑरवेल, और ये भी अमेरिकन राइटर हैं। और इनकी जो आप देख रहे होगे आपको एकदम से लग रहा होगा कि भाई ये क्या दो डेट आ गई है, 1984 और 1949। तो गाइस 1984 इनके नॉवल का नाम है। तो आप अगर एग्जाम में ऐसा कुछ दिखे तो कंफ्यूज मत होना, जॉर्ज ऑरवेल का जो है 1984 जो है ये वो जो नॉवल है उसका नाम है। और इन्हीं का जो है एक और जो नॉवल है एनिमल फार्म, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट वॉज अ ब्राइट कोल्ड डे इन अप्रैल एंड द क्लॉक वॉज स्ट्राइकिंग 13। इसकी मतलब मुझे ये पर्सनली ये बुक बहुत पसंद है। इसके अंदर ये दिखाया जाता है कि कैसे जो है जो पॉलिटिकल पावर होती है या जो शासक होते हैं वो कैसे लोगों को मतलब अपनी आइडियोलॉजी अपनाने के लिए बाध्य करते हैं। तो इस टाइप की स्टोरी है इसके अंदर। 17 है आई एम एन इनविजिबल मैन, आई एम एन इनविजिबल मैन, रैल्फ एलिसन, और ये राइटर हैं और इनकी जो बुक का नाम है इनविजिबल मैन है। तो ये जो है यहाँ पे भी एक साइंटिस्ट टाइप है, वो छुप जाता है, टाइप की स्टोरी है। तो स्टोरी की तरफ आपको नहीं जाना, अगर मैं बताने बैठूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको ये लाइन को ध्यान रखना है। और गाइस आप ऐसा मत सोचना कि जैसे मान लो अगर ये एग्जाम में मिला तो एन इनविजिबल मैन आपको मिलेगा और आपको बुक का नाम दे देंगे, वहां पे बुक का नाम नहीं मिलेगा, फिर राइटर का ही नाम मिलेगा, क्योंकि उनको भी पता आपको कहाँ से आइडिया मिलेगा। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। You don't know about me without you have read a book by the name of Adventure of Tom Sawyer, but that is no matter. Mark Twain, Adventure of Huckleberry Finn. मार्क ट्वेन जो है एक एडवेंचरस राइटर है गाइस, एडवेंचर के बारे में लिखते हैं, ये भी अमेरिकन राइटर हैं। और जो है एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन, यानी कि ये जो है इनके जो है एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन इनकी बुक का नाम है। Someone must have slandered Joseph K. for one morning without having done anything truly wrong. He was arrested. ये फ्रांस काफ्का जो है गाइस, ये जो राइटर है उनका नाम है। द ट्रायल जो है इनकी बुक का नाम है। You are about to begin reading Italo Calvino new novel, If on a winter's night a traveler. ये जो है ये बुक की लाइन है गाइस। और इटालो कैल्विनो ये जो है राइटर का नाम है। इफ ऑन ए विंटर्स नाइट ऑन ए नाइट अ ट्रैवलर, ये जो उनकी बुक का नाम है, ये जो है राइटर का नाम है। नेक्स्ट है द सन शोन हैविंग नो अल्टरनेटिव ऑन द नथिंग न्यू, ये सैम्यूल बकेट है, ये ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे पास। इनकी बुक का नाम है मर्फी। तो ये मर्फी की जो है लाइनें हैं, और मैंने जैसा कि बताया आपको ये एब्सर्ड थिएटर से जुड़े हुए हैं।
गाइस यहाँ पे जो है 22 से लेके और 23 ये रिपीटेशन में है, तो आप इनको छोड़ सकते हो। बाय मिस्टेक जो है ये टाइपिंग डबल हो गया है। तो 27 पे आते हैं हम। 27 के अंदर क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर इज द ओपनिंग लाइन ऑफ पोइम। यहाँ पे ये कुछ लाइनें हैं, ये ओपनिंग लाइन से रिलेटेड हैं। तो ये कौन सी है, तो रोमांटिक पोइम जॉन किट्स की है। ये जो है जॉन किट्स के बारे में तो सबको पता है कि ये लाइन उनकी है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये था कि उनकी कौन सी बुक से है, तो उनकी कौन सी पोइम से है। तो एंडीमोइन जो इनकी पोइम है उससे है ये लाइनें। नेक्स्ट है द फेमस लाइन, मैन सर्व द इंटरेस्ट ऑफ नो क्रिएचर एक्सेप्ट हिमसेल्फ। ये जॉर्ज ऑरवेल का ही है गाइस, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले ही जिक्र कर रही थी। उनका है एनिमल फार्म है, उसकी ये लाइनें हैं। तो यहाँ पे देखो, इसकी अगर आप लाइनों को पढ़ते हो तो आपको इसका थीम समझ में आ जाएगा कि एनिमल फार्म में क्या, इसीलिए वो लाइनें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कह रहा है मैन सर्व द इंटरेस्ट ऑफ नो क्रिएचर, मतलब आदमी एक ऐसा बंदा है या ऐसी चीज है, ऐसा प्राणी है जो किसी दूसरे के इंटरेस्ट की परवाह नहीं करता सिवाय अपने। तो यहाँ पे एनिमल फॉर्म में यही दिखाया गया, यानी एनिमल का ग्रुप है यहाँ पे, उनके ऊपर स्टोरी है। आगे है एट 20 I tried to die and get back to you by सिल्विया प्लैथ। गाइस सिल्विया प्लैथ के अंदर ये कह सकते हो आप कि भाई इन्होंने सुसाइड के ऊपर बहुत ज्यादा लिखा है और इन्होंने कई अटेम्प्ट भी किए हैं सुसाइड के ऊपर, और एट लास्ट ये सुसाइड कर लेती है। तो आप इनकी, अगर आपको ये पता है कि भाई इनका जो थीम है, जैसे ये जो एग्जाम में पूछे हुए हैं लास्ट के जितने भी क्वेश्चन है, जैसे 27, 28, 29 और 30, और ये सभी जो है आपके 2019 के एग्जाम में पूछे हुए हैं गाइस। तो अगर आपने सिल्विया प्लैथ के बारे में पढ़ा है तो इसका नेचर क्या था, इसका जो स्टाइल क्या था, तो ये मतलब सुसाइड के ऊपर लिखती हैं। तो आप इन लाइनों को पढ़ के जो है, नहीं भी पता है तब भी आप अंदाजा लगाएंगे। तो ये कह रहा है आई 20 यानी 20 ईयर्स की एज में, मतलब जब आप यंग एज में होते हो बिल्कुल, और उस टाइम पे सुसाइड अटेम्प्ट करते हो, और ये 3-4 अटेम्प्ट करते हो और एट लास्ट ये अपने आप को मतलब खत्म कर लेती है। 2 roads diverged in a wood and one I took the one less traveled by Robert Frost। तो ये कह रहा है कि ये जो है रोड नोट टू टेकन, जो आपका एक पोइम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, उससे ये लाइनें ली गई हैं। तो गाइस अगर आप जो है इन 30 जो ये इंपॉर्टेंट मैंने सिलेक्ट की है, अगर इन 30 लाइन को जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं इनको अच्छी तरह से पढ़ लेते हो, तो आप जो है अपने 3-4 क्वेश्चन जो आते हैं उनको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि सभी बड़े इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आई थिंक आपको ये जो मेरा वीडियो है, मेरा एफर्ट है, वो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो अगर आपको कुछ भी हेल्प मिलती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट, और मुझे बताइए कमेंट करके कि आप अगर इस तरह के और वीडियो चाहते हैं, या जो एस्टेट के अंदर जैसे सिलेबस में आया हुआ अगर आप उसको करवाना चाहते हैं, उस पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू स्टूडेंट।